हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये सब कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक ही वीडियो में सारा का सारा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती थी, 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाती थी। तो हम लोग आज से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, आने वाले टाइम में दूसरा या तीसरा पार्ट इसका आएगा। अगर तीसरे पार्ट की जरूरत होगी तब इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे हम लोग 2 पार्ट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग भी इस वीडियो में पिछले महीने के तरीके से इस बार भी जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि जीडीपी प्रेडिक्शन कंपनियां जो हैं वो एक महीने में 2-3 बार अपनी जीडीपी प्रेडिक्शन में चेंजेस कर दे रही हैं। और अभी हमारा कोई एग्जाम भी नहीं लगा है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि इन सारे क्वेश्चन में उलझें। जब हमारा कोई एग्जाम लगेगा तो उस टाइम पर हम लोग जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तीसरी बात ये कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो जैसे ही हम लोग इसके जितने भी पार्ट आने वाले हैं 2-3 पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके तुरंत बाद में इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लोग इसको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर हम लोग इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए, जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकें। व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकें वहाँ से कनेक्ट होकर आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चौथी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया है, और जिसकी वजह से मेरा मैक्सिमम टाइम उन्हीं के साथ में लग रहा है, ठीक है। मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है पैर में, तो काफ़ी टाइम उनकी ड्रेसिंग वगैरह में ही लग जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, और आज हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो अपलोड होने में, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियो मैं आपको पूरा दूंगा, कंटेंट मैं आपको पूरा दूंगा, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। 2-4-10 दिन की बात है, चीज़ें मैं कवर करके जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तुरंत मैं टाइम निकाल कर वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, उसका कंटेंट जो होता है वो मैं बनाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, और बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोगों को मुरारी बापू की कथा की तरीके से इस वीडियो को नहीं देखना है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे और उसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करनी है। आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जैसे भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप लोगों को आंसर देना है। आप लोगों के मुंह से आंसर निकलना चाहिए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों के मुंह से आंसर निकलना चाहिए। आंसर सही होगा या गलत होगा ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, लेकिन आंसर आप लोगों को देना है। गलत होगा तो सही आंसर मैं बताऊंगा ही। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लोगों के दिमाग में चीज़ें घुसेंगे भी नहीं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो वगैरह देख ली, बहुत सारे पीडीएफ वगैरह कलेक्ट करें, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़े रहते, उसकी प्रैक्टिस नहीं किए रहते, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, लेकिन आंसर आप लोगों को एक बार खुद से देने की कोशिश करनी है। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजनाओं पर टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, इसमें पूछा गया और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अतानु चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अतानु चक्रवर्ती इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, NIP। तो ये NIP क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि NIP क्या है, ठीक है। देश भर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए और देशवासियों की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये चलाया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन मोटो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, जिससे कि इंडिया 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके, ठीक है। और इस टास्क फोर्स के हेड कौन है? इस टास्क फोर्स के हेड चक्रवर्ती जी हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, यही इसका आंसर होगा। और चक्रवर्ती जी क्या हैं इस समय? इस टास्क फोर्स के हेड तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में चक्रवर्ती जी और क्या हैं? तो ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है अभी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को सबमिट किया हुआ है, जिसमें इन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक टोटल 111 लाख करोड़ रुपए, कितना? 111 लाख करोड़
टोटल 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान लगाया है इन्होंने। और इसमें अनुमान लगाया है, इस रिपोर्ट में इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2019-20 से लेकर 2024-25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में टोटल 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इस टास्क फोर्स ने कुछ और रिकमेंडेशन भी दिए हैं, इस टास्क फोर्स ने कुछ और भी रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एनआईपी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर का जो है 39%, टोटल एक्सपेंडिचर का 39% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा 39%, और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, और 21% जो अमाउंट होगा टोटल एक्सपेंडिचर का वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। और अतानु चक्रवर्ती जी अप्रैल में जो है रिटायर भी हो गए, फिनेंस सेक्रेटरी थे, ये फिनेंस अफेयर सेक्रेटरी थे, तब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है निर्मला सीतारमण जी को सौंपी थी। ये रिपोर्ट सौंपने के बाद में ये रिटायर भी हो गए अपने पद से, और इनकी जगह पर तरुण बजाज को नया इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को, तरुण बजाज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि करंट में, अभी वर्तमान में इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, तो उस कंडीशन में आप लोग तरुण बजाज आंसर लगाएंगे, जिस भी ऑप्शन में तरुण बजाज होगा वो लगाएंगे, अतानु चक्रवर्ती नहीं लगाएंगे। अतानु चक्रवर्ती जी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में रिटायर हो गए थे, इनकी जगह पर तरुण बजाज जी को जो है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। और करंट में जो है यही हमारे इकोनॉमिक सेक्रेटरी भी हैं। बजाज जी ने अतानु चक्रवर्ती जी को रिप्लेस किया। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि तरुण बजाज जी ने किसको रिप्लेस किया, तरुण बजाज जी ने इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में किसको रिप्लेस किया, तो उस कंडीशन में आप लोग अतानु चक्रवर्ती लगा देंगे आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। और इसके बाद में 6 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजाज जी को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, तरुण बजाज जी जो हैं करंट में इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, और यह पद संभालने के बाद में ही 6 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तरुण बजाज जी को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया। यानी कि एक साथ ये 2 पद पर हैं, एक साथ ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी हैं और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि नेम द प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया who has been appointed as the director on central board of the RBI। तो इस कंडीशन में आप लोग तरुण बजाज आंसर लगाएंगे, जिस भी ऑप्शन में तरुण बजाज होगा आप लोगों को वही ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन में आप लोगों को तरुण बजाज और अतानु चक्रवर्ती दोनों मिलेगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। और बजाज जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बजाज जी इससे पहले पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। तरुण बजाज जी जो हैं ये इससे पहले पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री टॉप्ड इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर द 7th एडिशन ऑफ द ओपन बजट सर्वे 2019। ओपन बजट सर्वे 2019 के 7वें संस्करण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में कौन सा देश शीर्ष पर है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ओपन बजट सर्वे का ये 7th एडिशन था। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ओपन बजट सर्वे का कौन सा एडिशन अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया, तो ये 7th एडिशन था, ठीक है। और ये सर्वे जो था, ये हमारा जो सर्वे था ओपन बजट सर्वे, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, जिसको कि हम लोग IPP भी बोलते हैं, IBP, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा ये सर्वे जो है ये कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि न्यूजीलैंड टॉप पर था। किसमें टॉप पर था? बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में ये टॉप पर था, ठीक है ना। और कितनी इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर? न्यूजीलैंड तो टॉप पर था, इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 53rd। इंडिया जो है 53वीं रैंक पर था। और इंडिया का स्कोर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 49 था, आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से 49 स्कोर के साथ में इंडिया जो है, इंडिया ये
53rd रैंक पर था, न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पर था और न्यूजीलैंड का स्कोर जो है वो 87 था आउट ऑफ 100। न्यूजीलैंड का स्कोर 87 था आउट ऑफ 100। न्यूजीलैंड टॉप पर था, इंडिया 53rd पर था। सेकंड रैंक किसकी थी ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सेकंड रैंक पर साउथ अफ्रीका था, ठीक है, सेकंड रैंक पर साउथ अफ्रीका था। और सबसे लास्ट रैंक किसकी थी, सबसे अंतिम रैंक किसकी थी, तो अंतिम रैंक जो थी वो एमएन की थी, ठीक है ना। इसकी रैंक जो है लास्ट थी, कितनी रैंक थी, 117। टोटल 117 देशों में सर्वे कराया गया था जिसमें कि एमएन जो है वो लास्ट पर था और इसकी रैंक जो है 117 थी। 117 रैंक के साथ में एमएन लास्ट पर था। और यहाँ पर बात हुई थी आईबीपी, यहाँ पर भी बात हुई थी आईबीपी यानी कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च द विकास अभ्या स्कीम टू प्रोवाइड द रिलीफ टू एमएसएमई बारोवर्स। एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किस बैंक ने विकास अभ्या नामक योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और यह एक लोन स्कीम है, जो ये विकास अभ्या है ये जो है यह एक लोन स्कीम है, ठीक है ना। यह एक जो है लोन स्कीम है जिसका लाभ उन सभी एमएसएमई बोरोवर्स को मिलेगा जिनका बिजनेस कोविड-19 की वजह से बंद हो गया है। और यह 29 फरवरी तक जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही दिया जाएगा। जो भी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, कब तक, 29 फरवरी तक, ठीक है ना, 29 फरवरी तक उन्हीं को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। और इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन 36 महीने के लिए दिया जाएगा। कितने का, 1 लाख रुपए तक का लोन 36 मंथ, 36 महीने के लिए जो है ये दिया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है किसकी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटका में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्पॉन्सर्स बैंक कौन होगी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर बैंक कौन होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सर बैंक हो जाएगी। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोविड-19 के लिए लोन स्कीम्स वगैरह लॉन्च किया हुआ है, जिसे हम लोग अपने पिछले वीडियोस में देखेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ही जो है कोविड-19 की वजह से जो है ये लोन स्कीम वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोविड-19 के लिए लोन स्कीम वगैरह लॉन्च किया हुआ, जिसको हम लोगों ने अप्रैल मंथ का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था वहाँ पर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर अप्रैल मंथ का वीडियो जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह बना दी गई है, आप लोग जाकर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि क्या पूछा गया है उसमें। दी एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका जो आंसर होगा नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नितिन गडकरी जी ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया हुआ था। और नितिन गडकरी जी क्या है इस समय करंट में, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमईज। फिर से सुनिए, नितिन गडकरी जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। और गडकरी जी ने आयुष को प्रमोट करने के लिए आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ था। आयुष को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किया हुआ था। सेम डेट पर ही ये दोनों चीज़ें लॉन्च की गई थी। एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन
एंड रिसर्च पोर्टल और आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जो हैं, ये दोनों चीज़ें सेम ही डेट पर नितिन गडकरी जी द्वारा नागपुर महाराष्ट्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। MSME आइडियाज़ ऑफ लोन इनोवेशन एंड रिसर्च, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये पोर्टल। ठीक है, तो इस पोर्टल पर यूजर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करके MSME से रिलेटेड अपने आइडियाज़ और इनोवेशन को जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा इसे रिव्यू करेगा और अगर उसको आइडिया अच्छा लगेगा, ठीक ठाक लगेगा, तो इस आइडिया को जो है बाद में पब्लिक कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, इस पोर्टल से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को भी इस पोर्टल से बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें MSME मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि MSME मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, प्रताप चंद्र सारंगी। MSME मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रताप चंद्र सारंगी, ठीक है ना, प्रताप चंद्र सारंगी जो है ये मिनिस्टर ऑफ सारंगी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, और नितिन गडकरी जी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड MSMEs हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर ऑफ द स्टेट to get subsidies and incentives from the central government funding agencies, which Indian state has launched an agro entrepreneur facilitation desk। ठीक है, राज्य के उद्यमियों को केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए किस भारतीय राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा ने अपने स्टेट्स में एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क जो है लॉन्च किया हुआ है और यहाँ पर बात त्रिपुरा की हो रही है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी त्रिपुरा की? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल होगी। विप्लव देव, विप्लव देव जो है ये यहाँ के CM हो जाएंगे। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो रमेश बैस, रमेश बैस जो है ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अब त्रिपुरा में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो भी आप लोगों को याद आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया टू इन्हेंस एंड सेफगार्ड इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज। अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए भारत को बहुवर्षीय वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं, दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं। आंसर सही होगा या गलत ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सब क्वेश्चन के आंसर सही ही दें, आप लोग गलत ही आंसर करिए, लेकिन बोलिए, मुँह से बोलना है। आप लोग जिस भी कंडीशन में वीडियो वगैरह देख रहे हैं मुंह से बोलिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप लोग सीरियसली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डेली कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स वगैरह, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है जून में मई मंथ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को आंसर देना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एक महीने पीछे का डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए, सही गलत ये चीज़ें मत देखिए, आप लोग सिर्फ आंसर देने की कोशिश करिए। और इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 400 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज को इन्हेंस करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन USD का जो है अमाउंट ग्रांट किया हुआ है। फर्स्ट फेज़ में 8 कोस्टल स्टेट, देखिए मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट फेज़ में 8 कोस्टल स्टेट, 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरी, ये कोस्टल स्टेट की बात है, ठीक है ना, 8 कोस्टल स्टेट, 3 जो है कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज को जो है कवर किया जाएगा और इसके लिए जो है 180 मिलियन USD का फंड रिलीज भी कर दिया गया। 8 कोस्टल स्टेट के लिए और 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरी के लिए 180 मिलियन USD का फंड जो है ये रिलीज कर दिया गया है। और टोटल फंड कितना मिलना है? टोटल फंड जो है इसके लिए टोटल फंड 400 मिलियन USD मिलना है, जिसमें से कि 180 मिलियन USD जो है
8 कोस्टल स्टेट और 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरी के लिए फर्स्ट फेज के लिए इतना अमाउंट रिलीज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ 105 ईयर ओल्ड सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। द बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी। आरबीआई ने 105 साल पुराने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है। और यह बैंक जो है ये किस शहर में स्थित है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। पीएमसी बैंक को बंद करने के बाद में आरबीआई ने मुंबई बेस्ड सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं और करंट में कितने डिप्टी गवर्नर हैं, इसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आपको ये भी बताना है कि कितने डिप्टी गवर्नर जो हैं आरबीआई में होते हैं और इस समय करंट में कितने डिप्टी गवर्नर जो हैं आरबीआई में हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू एजुकेट द स्टेक होल्डर्स इन एसएमईज, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म विल लॉन्च बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। एसएमई में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसमें पूछा गया है कि इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये क्यों लॉन्च किया जाएगा, इसका काम क्या है। तो एसएमई के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो किसने, कौन सी संस्था इसको लॉन्च करेगी, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा सिडबी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी ने अभी अनाउंस किया है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के स्टेक होल्डर्स को एसएमईज का क्या मतलब हो जाएगा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। एसएमईज का मतलब हो जाएगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करने के लिए सिडबी ने जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म, क्या नाम है इसका, इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इसको लॉन्च करने के लिए एक योजना बनाई, इसको लॉन्च करेगी। सिडबी ने भी इसके बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है सिडबी की, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ यूपी में हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एमडी की, सिडबी के एमडी की, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो हैं वो सिडबी के एमडी हो जाएंगे। यहाँ पर बात लखनऊ यूपी की हुई है। सीएम, गवर्नर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और कितने नेशनल पार्क यूपी में हैं, जो भी आप लोगों को जितने भी नाम याद आ रहे हैं कौन कौन से नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा और जानते हैं कि सिडबी ने और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तो सिडबी जो है इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, इसके साथ साथ में सिडबी ने और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए सिडबी ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है, सिडबी ने। एसएमईज को 1 करोड़ रुपए तक का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगी सिडबी। कितने रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का। किसको, एसएमईज को। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को 1 करोड़ रुपए तक का जो है इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल भी सिडबी प्रोवाइड करने वाली है। सेफ लोन लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया है। सिडबी ने सेफ लोन स्कीम को, जो इसकी लिमिट है, सेफ लोन स्कीम की जो लिमिट है, इसको 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। कितना कर दिया है, 2 करोड़ कर दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव थे सिडबी द्वारा, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब ये सेफ लोन स्कीम क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जब अप्रैल मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हो, उसके बारे में वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें कि सेफ लोन क्या होता है, ठीक है ना, तो वो आप लोग जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह ऑलरेडी बना दी गई, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे चैनल पर, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णन रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द मैक्स बूपा लोकेटेड एट। कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। मैक्स बूपा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। यहाँ पर सिर्फ हमको हेडक्वार्टर ही नहीं जानना है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कृष्णन रामचंद्रन को जो है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ
अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी हो सकती है। कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे देख कर मत चले जाइए कि यहाँ पर सिर्फ पूछा गया हेडक्वार्टर मैक्स बुपा का कहाँ है, तो हम लोग बस ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, कृष्णन रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है था कि मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया। तो इस कंडीशन में आप लोग कृष्णन रामचंद्रन जिस भी ऑप्शन में होता वो आप लोग ऑप्शन वहाँ पर उस पर क्लिक करते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए। क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप लोग ध्यान से देखा करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कृष्णन रामचंद्रन जी ने किसको रिप्लेस किया था। ये तो जो है अभी मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD और CEO बनाए गए, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष मेहरोत्रा। आशीष मेहरोत्रा को जो है इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। मैक्स बुपा ज्वाइन करने से पहले ये रामचंद्रन जी जो हैं ये अपोलो म्यूनिस हेल्थ इंश्योरेंस के CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड व्हिच IIT हैज साइंड एन MOU टू डेवलप रीयूजेबल PPE किट्स। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और किस IIT ने पुनः प्रायोज्य PPE किट विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन में हिंदी में, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि PNB हाउसिंग लिमिटेड और कौन सी IIT ने रीयूजेबल PPE किट बनाने के लिए एक MOU पर साइन किया है। रीयूजेबल PPE किट मतलब जो फिर से यूज की जा सके, इस तरीके की PPE किट बनाने के लिए कौन सी IIT के साथ में PNB हाउसिंग लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा है, A। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के साथ में जो है PNB हाउसिंग ने एक MOU पर साइन किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। और इसके MD और CEO कौन होंगे, इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करें, किसके, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO की बात करेंगे तो नीरज व्यास, नीरज व्यास जी जो हैं ये नीरज व्यास जी जो हैं ये PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी टैग लाइन क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑन दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव का नाम बताइए जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे शुरू से लेकर अभी तक, तो आप लोगों को ये पता होगा कि पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसे एक बार फिर से ले लिया गया है। इसको मैंने यहाँ पर एक बार फिर से ले लिया जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं और आप लोग इसको भूलें नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा तरुण बजाज, ऑप्शन नंबर A। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A तरुण बजाज इसका आंसर हो जाएगा। और तरुण बजाज जी ने अतानु चक्रवर्ती, ये रहा ना, ये दिया गया है, तरुण बजाज जी ने अतानु चक्रवर्ती जी को जो है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में रिप्लेस किया था और अब इन्हें RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तरुण बजाज जी को अब RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में भी अपॉइंट कर दिया गया। RBI का फंक्शन क्या है, RBI का फंक्शन क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि RBI का फंक्शन क्या है। और RBI के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। RBI के सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर होते हैं, टोटल 21 मेंबर होते हैं RBI के सेंट्रल बोर्ड में। RBI के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के गवर्नर हैं और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
According to the Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), which Indian state union territory has the highest unemployment rate at the end of the April 2020? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार अप्रैल 2020 के अंत तक किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई 2020 तक, कब तक लिख दे रहा हूँ मैं, 3 मई 2020, 3 मई 2020 तक देश में अनएम्प्लॉय रेट बढ़कर 27.11%, 27.11% बढ़कर हो गया है। ठीक है, और ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। जबकि मिड मार्च की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मिड मार्च में बात करें, ठीक है ना, मिड मार्च की बात करें तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय 7% था। ठीक है ना, 7% था। मिड मार्च में देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% था, जबकि 3 मई 2020 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 27.11% हो गया। ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिएगा, इसको समझिएगा, सुनिएगा, दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पुडुचेरी में था। अगर हम लोग स्टेट की बात करें, ये तो हम लोग देश की बात कर रहे थे, पूरे देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ठीक है ना, और अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो पुदुचेरी, पौंडीचेरी जिसको हम लोग पहले बोलते थे, इसमें जो है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। कितना था ये? तो ये था 75.8%, 75.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये पुडुचेरी में। ठीक है ना, और इसके बाद में पुडुचेरी के बाद में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर था? तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु में था। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, यहाँ पर 49.8%। कितना? 49.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। और अगर हम लोग यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 21.5%। कितना? 21.5%। तो ये सारा डाटा जो भी आप लोगों को दिया गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लिखना चाहें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं तो दिमाग में एटलीस्ट इसको रखिए। ये सारा एक एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि CMIE के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, तो आप लोग बता सकते हैं कि 21.5% था। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें पूछा गया है तो 75.8%। सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर था? तो तमिलनाडु में था। कितना था? 49.8%। इंडिया का देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 मई 2020 तक कितना था? 27.11%। मिड मार्च में ये कितना था? तो 7%। तो ये सारी डाटा जो आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, यहाँ पर एक संस्था की बात हो रही है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE। ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक प्राइवेट ओन्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है। इसकी स्थापना जो है ये 1976 में, CMIE की इस्टेब्लिशमेंट जो है 1976 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है ना, यह कंपनी इकोनॉमिक और बिजनेस डाटाबेस प्रोड्यूस करती है। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें, CMIE के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की अगर हम लोग बात कर लें, इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो SA दवे जो हैं वो CMIE के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है ना, MD और CEO की अगर हम लोग बात करें, हम लोग CMIE के MD और CEO की अगर बात करें तो महेश व्यास। ठीक है ना, महेश व्यास जो हो जाएंगे वो CMIE के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज पर द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जिसको कि सरफेसी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, व्हेन वाज द सरफेसी एक्ट इनेक्टेड? सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशानुसार सहकारी बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट के तहत आते हैं। सरफेसी अधिनियम कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा 2002, ऑप्शन नंबर ए। सरफेसी एक्ट 2002 में लागू किया गया था। ठीक है ना, 2002 में सरफेसी एक्ट लागू किया गया था। और अभी हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने एक रूलिंग पास किया जिसके अनुसार कोऑपरेटिव बैंक्स सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आएंगे। सरफेसी एक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को और अधिकार देगा। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अगर कोऑपरेटिव बैंक आएंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उसका हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि क्या फ़ायदा होगा। सरफेसी एक्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक को और अधिकार देगा जिससे कि बैंक जो है डिफ़ॉल्टर्स को और अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे, डिफ़ॉल्टर्स को और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को यह भी सुझाव दिया है, पार्लियामेंट को भी यह सुझाव दिया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोऑपरेटिव बैंक्स की रिकवरी प्रोसेस को और अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकता है। और अब बात हो रही है सरफेसी एक्ट की, यहाँ पर बात सरफेसी एक्ट की हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सरफेसी एक्ट है क्या। हम लोग सरफेसी एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 2002 में ये एक्ट जो है लागू किया गया था और यह बैंकों को फास्टर रिकवरी राइट्स देता है, बैंकों को फास्टर रिकवरी राइट्स देता है। इसके अनुसार अगर कोई बारोवर 60 दिन के रीपेमेंट टाइम के अंदर जो है ड्यूज़ को पे नहीं कर देता है, रीपेमेंट टाइम होता है बैंक उसको बारोवर्स को 60 दिन का 60 डेज़ का रीपेमेंट टाइम दिया जाता है और इसके अंदर अगर कोई बारोवर ड्यूज़ को पे नहीं कर देता है, उसको पे करने में फेल होता है, तो जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो इस एसेट को खरीद सकते हैं, वो जो है इस एसेट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और इससे बैंकों को एनपीए कम करने में मदद मिलेगी, ठीक ना। इससे बैंकों का एनपीए जो है वो कम होगा क्योंकि जो डिफ़ॉल्टर्स रहेंगे अगर वो लोन वगैरह पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेंगे वो उनके एसेट्स को खरीद लेंगे, उनके एसेट्स को ले सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बैंकों का एनपीए जो है वो कम हो जाएगा। अब एनपीए क्या होता है, एनपीए क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एनपीए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB टू इंडिया टू डील विद द कोरोना वायरस डिजास्टर अंडर कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। इसका जो आंसर हो जाएगा 500 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है AIIB की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा, ठीक ना। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मेंबर कंट्री की बात करें AIIB के अंतर्गत जो है कितने मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, कितने देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 102 अप्रूव्ड मेंबर हैं इसके अंदर। और अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो जिन लीक्यून, मैं लिख रहा हूँ जिन लीक्यून, ये जो हैं इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, AIIB के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जिन लीक्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन डिसबर्स्ड बाय द नाबार्ड टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स। किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा 12,767 12,767 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए नाबार्ड ने यह फंड रिलीज किया हुआ है और यह लोन 1 साल के लिए 4.8% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। कितने पर? 4.8% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। देश में टोटल कितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना। देश में टोटल 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है ना। देश में टोटल 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और अगर हम बात करें आरआरबीज़ की तो 45 आरआरबीज़ यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। तो अगर हम लोग बात करें देश में आरआरबीज़ की तो टोटल 45 आरआरबीज़ जो हैं वो इस समय देश में हैं। और यहाँ पर बात हो रही है नाबार्ड की, ठीक है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है ना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और नाबार्ड का
चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नाबार्ड के चेयरमैन का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा नीरज धवन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नीरज धवन इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, नीरज धवन ने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने आशीष अग्रवाल को रिप्लेस किया। ये देखिए दिया गया है ऑप्शन में, दोनों चीज़ें दी गई हैं, नीरज धवन भी दिया गया है और आशीष अग्रवाल भी दिया गया है। तो यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नीरज धवन को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने आशीष अग्रवाल, ये दिया गया है, इन्होंने आशीष अग्रवाल को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। और इनका टेन्योर जो है, नीरज धवन जी का टेन्योर जो है ये 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है ना। 3 साल तक ये जो है यस बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। यस बैंक की बात हो रही है तो यस बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में होगा। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार, ये ऑप्शन में ये भी दिया गया है, प्रशांत कुमार दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रशांत कुमार जो हो जाएंगे ये यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, एमडी और सीईओ हो जाएंगे। व्हाट परसेंट स्टेक ऑफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म वाज बॉट बाई US बेस्ड विस्टा इक्विटी पार्टनर्स फॉर ₹11,367 करोड़। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिका की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा 2.32, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2.32%, ठीक है ना। 2.32% हिस्सेदारी यानी 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में अमेरिका की कंपनी जो है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने रिलायंस जियो में खरीदी है, ठीक है ना। और इस खरीद के साथ में विस्टा इक्विटी पार्टनर जो है ये रिलायंस जियो का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया है, ठीक है ना। इससे पहले अभी फेसबुक ने 9.9% स्टेक जो है रिलायंस में खरीदा हुआ था। और 9.9% स्टेक ये कितने में खरीदा था, अगर इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें तो 43,574, ठीक है ना, 43,574 करोड़, ठीक है ना। फेसबुक ने, ये फेसबुक की डिटेल है, ठीक है ना, ये फेसबुक की डिटेल है। तो फेसबुक ने अभी रिलायंस जियो में 9.9% स्टेक जो है 43,574 करोड़ रुपीज़ में खरीदा हुआ था। और अभी रिलायंस जियो में अमेरिकी कंपनी विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ रुपए में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी हुई है। और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर से 2.32% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेम द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ हेडेड द 24 मेंबर हाई लेवल कमेटी ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एक्सेस द immediate and medium term impact of the COVID-19 on the state's economy। RBI के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के तत्काल और मध्यम अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए तमिलनाडु सरकार की 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सी रंगराजन इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सी रंगराजन को इनकी अध्यक्षता में 24 लोगों की, कितने लोगों की, 24 लोगों की, 24 लोगों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। और यह कमेटी राज्य में कोविड-19 की वजह से होने वाले लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इम्पैक्ट के बारे में अध्ययन करेगी और रिपोर्ट जो है वो तमिलनाडु सरकार को सौंपेगी। साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था को फिर से सही करने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपने सुझाव भी जो है तमिलनाडु सरकार को देगी। यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु की, यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के CM की अगर हम लोग बात करेंगे तो E.K. पलानीस्वामी, ठीक है ना, E.K. पलानीस्वामी ये जो है तमिलनाडु के CM हो जाएंगे। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है ना, बनवारी लाल पुरोहित जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर हो जाएंगे। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और तमिलनाडु में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है ना, गुंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है ना, इंदिरा गांधी
नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में और कौन कौन से नेशनल पार्क आप लोगों को याद आ रहे हैं वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें याद करने की कोशिश किया करिए, रिवाइज करने की कोशिश किया करिए, जिससे आप लोगों को अलग से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब याद नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलियंट इंडिया। ठीक है ना, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कितने आर्थिक पैकेज की घोषणा की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 20 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच लोन हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज न्यू डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू फाइट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि का ऋण दिया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 बिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स देशों की बात हुई है यहाँ पर, तो ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, कौन कौन से देश ब्रिक्स में आते हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। ठीक है ना, और ये लोन जो है इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत में दिया गया है। ब्रिक्स देशों का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ठीक है ना, यानी कि यही 5 देश जो हैं इन्हीं देशों का, इन 5 देशों का बैंक है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोन इसको दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो ये लोन दिया है 1 बिलियन यूएसडी का, ये जो है इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत में ये लोन दिया गया है। और अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक? ठीक है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से कितनी राशि आवंटित की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 3,100 करोड़ रुपीस जो है, इतना राशि जो है ये पीएम केयर फंड ट्रस्ट से कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए जारी की गई है। टोटल जो है 3100 करोड़ रुपए जो है ये जारी किया गया है, जिसमें से कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिया गया है। ये 2000 करोड़ रुपए जो है ये वेंटिलेटर के लिए है, वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, 1000 करोड़ रुपए जो है वो माइग्रेंट लेबर के लिए दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबर, ठीक है ना, माइग्रेंट लेबर के लिए दिया गया है। और बचे हुए 100 करोड़ रुपए जो है ये वैक्सीन डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ये जो है वैक्सीन डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये अमाउंट दिया गया। अंडर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम, RBI हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर द एक्सपोर्टर टू व्हिच डेट? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम के तहत RBI ने निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की अवधि को किस तारीख तक बढ़ा दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा 31 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च 2021 इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले यह स्कीम जो है 31 मार्च 2020 को ही ख़त्म हो जानी थी। इसके पहले यह स्कीम जो है 31 मार्च 2020 तक ख़त्म हो जानी थी, लेकिन RBI ने जो है इस स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। ठीक है ना, 1 साल के लिए बढ़ाकर इसको 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया? भारत में डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इंडिया के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी
फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें, अगर हम लोग फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आलुवा केरला में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर आलुवा केरला में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्याम श्रीनिवासन जो है वो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडियाज कोविड-19 स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इंडियाज कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि प्रदान की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा USD 1 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए USD 1 बिलियन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये लगभग 7500 करोड़ होगा। अगर इंडियन रुपीज़ में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 7500 करोड़ रुपए होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC USA, वाशिंगटन DC USA में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्टो अज़वेदो हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्टो अज़वेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक से अपने इस्तीफे की घोषणा की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और इसका जो आंसर हो जाएगा WTO, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 31 अगस्त को इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, ठीक है ना। 31 अगस्त को इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर बात हो रही है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्ड टू लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 413.8 मिलियन USD। केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ में मिलकर 413.8 मिलियन डॉलर की सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है, ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। इन सभी स्टेट के कैपिटल, इनके CM और गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, अगर ये आप लोगों को कुछ भी याद आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। 413.8 मिलियन डॉलर की यह परियोजना है और इस परियोजना का नाम वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। फिर से सुनिए, इस परियोजना का नाम क्या है, इस परियोजना का नाम है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के साथ में 145 मिलियन USD का लोन साइन किया गया है। 145 मिलियन USD का लोन जो है साइन किया गया है, ठीक ना। ये परियोजना जो है टोटल, जिस परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन फ्लड मैनेजमेंट, ये परियोजना टोटल 413 मिलियन USD की है। वर्ल्ड बैंक के साथ में 145 मिलियन USD का लोन जो है साइन किया गया है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के साथ में 145 मिलियन USD का लोन साइन किया गया, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के साथ में भी 145 मिलियन USD का लोन साइन किया गया है। AIIB के साथ में भी 145 मिलियन का लोन साइन किया गया। जबकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है, ये इस परियोजना के लिए 123.8 मिलियन USD देगी, ठीक ना। तो यानी कि 2 लोन साइन किया गया वर्ल्ड बैंक और AIIB के साथ में। 145 मिलियन USD जो है वर्ल्ड बैंक के साथ में, 145 मिलियन USD जो है AIIB के साथ में किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये टोटल परियोजना, और ये टोटल परियोजना जो है 413.8 मिलियन की है, ठीक है। तो 145 मिलियन वर्ल्ड बैंक के साथ में, 145 मिलियन AIIB के साथ में, और वेस्ट बंगाल की जो राज्य सरकार है वो 123.8 मिलियन USD जो है इस परियोजना में और देगी। और इस प्रोजेक्ट के तहत दामोदर वैली कमांड एरिया में इरिगेशन सर्विस को और फ्लड मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर बात वर्ल्ड बैंक की हुई है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हो जाएंगे। मेंबर ऑफ कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक में तो 189 हो जाएगी। यहाँ पर बात AIIB की हुई है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की।
तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा। जिन लेक्यून जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मेंबर कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 102 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल की भी यहाँ पर बात हुई है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की भी बात हुई है। सीएम ममता बनर्जी होंगी, कैपिटल कोलकाता होगा, और गवर्नर कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। और व्हिच इंडियन स्टेट नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹1500 crore टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। किस राज्य के लिए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए ऋण के रूप में मंजूर किया हुआ है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए पंजाब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस 1500 करोड़ में से टोटल कितने का ऋण मंजूर किया गया है? 1500 करोड़ का, ठीक है ना। टोटल 1500 करोड़ रुपए का किया गया है। और इस 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब ग्रामीण बैंक को दिया जाएगा, ठीक है ना। 1500 करोड़ रुपए का टोटल लोन जो है ये अप्रूव किया गया है, जिसमें से कि 1000 करोड़ रुपए जो है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा और 500 करोड़ रुपए जो है पंजाब ग्रामीण बैंक के लिए जो है सैंक्शन किया गया है। और ये जो 1500 करोड़ रुपए दिया गया है ये नाबार्ड के नेशन वाइड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, जिसको कि हम लोग SLF भी बोलते हैं, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत जो 25,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, जो 25,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं उसी का ये पार्ट है। ये जो 1500 करोड़ रुपए दिया गया है नाबार्ड द्वारा पंजाब को, ये नाबार्ड का एक नेशन वाइड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोग्राम है, जिसके तहत में 25,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, जिसमें से कि 1500 करोड़ रुपए जो है ये पंजाब सरकार को दे दिया गया है। और यहाँ पर बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और नाबार्ड का चेयरमैन कौन होगा ये आप लोगों से पिछले भी क्वेश्चन में पूछा गया था और अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ। अभी इसके पहले 2-4-10 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वहाँ पर भी आप लोगों से नाबार्ड का चेयरमैन पूछा गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया होगा, और कमेंट करके नहीं भी बताया होगा तो आप लोगों के दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, ठीक है ना। और नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 27 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये पार्ट 1 था। इसका अगला पार्ट जो है 1 ही 2 दिन के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ में चल रही, फादर के एक्सीडेंट वाली बात मैंने आप लोगों से बता दी थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, पेशेंस बना के रखिए आप लोग। आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा, आप लोगों को PDF भी दी जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। टाइम नहीं मिल पा रहा, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तैसे ही मैं कंटेंट बनाता हूँ, तैसे ही मैं वीडियो वगैरह अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसकी एडिटिंग वगैरह मैं लगातार कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारी चीज़ें, इसका वीडियो, इसका PDF सब कुछ आप लोगों को दे दिया जाएगा। और कहाँ से आप लोगों को इसकी PDF वगैरह मिल सकती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। आप लोगों को जहाँ से ईजी लगे, जहाँ से आप लोग ईजिली कनेक्ट हो सके, वहाँ से कनेक्ट होकर इन सारी चीज़ की PDF वगैरह ले सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोगों का कुछ सजेशन है, कुछ आप लोगों को और पढ़ना है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।